विद्यार्थियों नमस्कार, मैं रमन कुमार अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12 का इतिहास का भाग 2 का अध्याय 7। तो अध्याय 7 में पढ़ रहे हैं हम विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे थे। तो पिछले वीडियो में हमारा आखिरी प्रश्न था कि विजयनगर साम्राज्य का पतन क्यों और कैसे हो गया। अब आज हम प्रश्न पढ़ेंगे कि विजयनगर साम्राज्य और संयुक्त सेनाओं में युद्ध क्यों हुआ था। युद्ध के कारण बताइए, या विजयनगर को पराजित करने के लिए तीनों सेनाओं या तीनों राज्यों के सुल्तान एक क्यों हो गए। अथवा में ले सकते हैं कि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये जो तीनों सेनाओं ने विजयनगर पर आक्रमण किया था, तो इन्होंने आक्रमण क्यों किया। तो ये है कि तालीकोट का युद्ध क्या हुआ, राक्षसी तांगड़ी का जो युद्ध हुआ था, तो ये क्यों हुआ, या बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की तीनों सेनाओं ने विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण क्यों किया। तो विजयनगर को पराजित करने के लिए तीनों राज्यों के सुल्तान एक क्यों हो गए, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है कि विजयनगर साम्राज्य के विनाश के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी। ये तीनों राज्यों के सुल्तान थे। तो इसके साथ साथ कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के अनेक दावेदारों का भी समर्थन किया। तो मतलब ये है कि इन राज्यों में कृष्णदेव राय ने जो कौन कौन से राज्य थे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, तो इन राज्यों में कृष्णदेव राय ने क्या किया था, हस्तक्षेप किया था। इस कारण से ये लोग नाराज हो गए थे। तो इनकी तीनों सेनाएं थी, जो तीनों सुल्तानों की सेनाएं थी, इन्होंने एक साथ आक्रमण किया। क्यों किया था, क्योंकि कृष्णदेव राय ने इन सल्तनतों में सत्ता के अनेक दावेदारों का समर्थन किया था। इसी कारण से इनके सुल्तान इनसे नाराज हो गए थे, क्योंकि इन्होंने हस्तक्षेप किया, बीच में हस्तक्षेप किया। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने भी कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए भी हस्तक्षेप किया। तो यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के विरुद्ध करने की कोशिश की। तो मतलब जो विजयनगर साम्राज्य के जो राम राय थे, तो उन्होंने एक नीति अपनाई थी कि इन जो सुल्तान थे, इन राज्यों के सुल्तान थे, तो इन्होंने एक राज्यों को दूसरे राज्य से विरुद्ध या खिलाफ या भड़काने की, एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने की कोशिश की। किंतु इनकी नीति विफल हो गई और वे तीनों राज्यों के जो सुल्तान थे वो समझ गए और वे तीनों एक हो गए, और उन्होंने तीनों सेनाओं ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण किया और विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया। तो इस तरह से विजयनगर पर तीनों सेनाओं ने आक्रमण क्यों किया। तो पहला कारण है कि कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के अनेक दावेदारों का समर्थन किया। दूसरा कारण है कि कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर में उत्तराधिकारी के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। किसने किया, बीजापुर के सुल्तान ने। तो बीजापुर के सुल्तान ने विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। तीसरा कारण है राम राय की नीति। तो राम राय की जोखिम भरी नीति थी, उन्होंने एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के विरुद्ध भड़काने की कोशिश की थी, लेकिन वे तीनों एक हो गए। इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य पर तीनों सेनाओं ने आक्रमण किया और इस साम्राज्य का पतन हो गया। फिर अगला प्रश्न आता है कि विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली के बारे में बताइए, या अमर नायक कौन थे। विजयनगर साम्राज्य में एक अमर नायक का पद होता था। तो ये अमर नायक कौन था, इसके क्या कार्य थे, ये इसका मुख्य किरदार क्या था, या यह क्या कार्य करता था, इसको क्या जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। तो उत्तर आता है विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक। तो अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अमर नायक सैनिक कमांडर थे। तो अमर नायक सैनिकों के कमांडर होते थे, जिन्हें राय द्वारा शासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तो इनमें जो राय जो राजा थे, तो वो शासन करने के लिए
राज्य में क्षेत्र दिए जाते थे, क्षेत्र बांट देते अलग अलग, एक कमांडर को एक क्षेत्र, दूसरे कमांडरों को दूसरा क्षेत्र। तो अब ये कमांडर क्या करते थे, अमरनायक क्या करते थे कि वे किसानों, शिल्प कर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे, यानी टैक्स को वसूल करते थे। अमरनायक की नियुक्ति अलग अलग क्षेत्रों में की जाती थी। ये व्यापारियों से, किसानों से भू टैक्स या कर या शिल्प कर्मियों से कर लेते थे और कर वसूल करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग में भी करते थे, जैसे जो उन्होंने जो कर लिया या राजस्व लिया तो उसका कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग में खर्च करते थे। घोड़ों और हाथियों की निर्धारित दल की रख रखाव में खर्च करते थे और इसलिए वो अपने पास कुछ भाग रख लेते थे। तो व्यक्तिगत खर्च करने के लिए घोड़ों हाथियों के दल को या सेना को रख रखाव में अपने पास इनका उपयोग करने के लिए रख लेते थे। तो यह दल विजयनगर शासकों को प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे। तो अमरनायकों का जो दल था विजयनगर शासकों को अपने सैनिक शक्ति का प्रदान करने में सहयोग करते थे। फिर अगला प्रश्न आता है कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। विजयनगर में जल का क्या प्रबंधन था, किस प्रकार से जल की व्यवस्था की गई थी, खेती के लिए या पीने के पानी के लिए विजयनगर में किस प्रकार की जल की व्यवस्था थी। तो पानी की प्रबंध का किस प्रकार से वर्णन मिलता है। तो आइए पुस्तक के अनुसार जानते हैं। आप अपनी बुक निकाल कर जो मैं समझा रहा हूँ वह आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से विजयनगर की जल प्रबंधन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो विजयनगर की जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया था। तो तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। हौज, बड़े बड़े हौज बनाए गए। यह क्षेत्र अधिक सूखा होने के कारण, शुष्क होने के कारण यहाँ पर पानी का विशेष प्रबंधन करना पड़ता था। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण था हौज। तो इन हौजों में कमलपुरम जलाशय था। तो कमलपुरम जलाशय सबसे महत्वपूर्ण था। इस जलाशय से यानी हौज से पानी आसपास के खेतों को सिंचाई के लिए किया जाता था। इस हौज से पानी खेतों तक जाने के लिए नहरों का प्रयोग किया जाता था। तो नहरें बनाई गई थी। तो कमलपुरम जलाशय था, इस हौज से पानी नहरों के माध्यम से खेतों तक जाता था और नगर तक लाया जाता था। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हिरिया नहर थी। तो सबसे महत्वपूर्ण थी हिरिया नहर। तो इस नहर में तुंगभद्रा नदी पर बने बांध से पानी लाया जाता था। तो हिरिया नहर में तुंगभद्रा नदी जो बांध था यहाँ से पानी लाया जाता था। फिर अगला प्रश्न आता है विजयनगर शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार में क्या फायदे नुकसान है। तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि जो कृषि क्षेत्र था वो किलेबंद क्षेत्र में था। अब किलेबंद क्षेत्र क्या होता है बच्चों, किलेबंद वह होता है कि जो राजाओं का जो नगर था, शहर था, तो उसके चारों ओर से ऊंची दीवार उठा दी जाती थी ताकि बाहरी आक्रमण के समय कोई शत्रु अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो इसी तरह से जो कृषि क्षेत्र था उसको भी किलेबंद किया गया, चारों ओर से विशाल दीवार बनाई गई थी। तो इसको किलेबंद क्षेत्र कहते हैं। तो कृषि क्षेत्र को भी किलेबंद कहा गया ताकि जैसे बाहरी शत्रु सेना आक्रमण करे तो खेती को नष्ट ना कर सके, क्योंकि सेनाएं जब कृषि क्षेत्र को, खेती को नष्ट कर देती थी तो फिर उनके लिए खाने पीने के लिए फसलें नहीं हो पाती थी, जिससे राज्य में भुखमरी की स्थिति हो जाती थी। इसलिए यहाँ विजयनगर के जो राजा थे तो कृषि क्षेत्र को भी किलेबंद क्षेत्र में रखते थे। तो इसमें उनको क्या तो ये जो किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र होता था उनको क्या फायदा होता था, क्या नुकसान होता था। अथवा में लिख सकते हैं कि विजयनगर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने से क्या लाभ हुआ या क्या हानियां हुई। तो लाभ भी बताना है, हानियां बताना है। यानी किलेबंद क्षेत्र में जो कृषि क्षेत्र था या कृषि की जाती थी, इससे उनको क्या लाभ था तो कुछ हानियां थी, क्या फायदा था, क्या नुकसान था। अथवा ले सकते हैं कि कृषि क्षेत्र को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया गया, यानी कृषि क्षेत्र को किलेबंद भूभाग में क्यों लिया था।
तो विजयनगर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के सबसे पहले लाभ जानते हैं। तो पहला लाभ हम जानते हैं कि मध्यकाल में जब शत्रु सेना घेराबंदी कर लेती थी, यानी किले की चारों ओर से शत्रुओं की सेना घेर लेती थी, तो बाहर से जो खाने पीने की खाद्य सामग्री की आपूर्ति नहीं हो पाती थी। इसलिए कृषि क्षेत्र को किलेबंद क्षेत्रों में रखा जाता था। दूसरा फायदा ये था कि किलेबंद क्षेत्र में विशाल अन्नागारों का निर्माण होने से घेराबंदी के समय जनता को अन्न उपलब्ध हो जाता था। ये अन्नागार क्या अन्न भंडार थे, जहाँ पर इकट्ठा अनाज रखा जाता था। जो फसलें काटी जाती थी उनसे जो अनाज लेते थे, तो विशाल भंडार बनाए जाते थे, बड़े बड़े गोदाम, इनमें अन्न रखा जाता था। यदि शत्रु सेना आक्रमण करे तो घेर ले यदि किला, तो किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र था और अन्न भंडार थे, तो इससे क्या है जनता को बाहर नहीं जा पाती थी, तो जनता को आराम से आसानी से अनाज उपलब्ध हो जाता था। तीसरा लाभ यह था कि कृषि क्षेत्र किलेबंद क्षेत्र में होने से शत्रुओं की सेना फसलें नष्ट नहीं कर पाती थी, जिससे कृषि प्रभावित नहीं होती थी। तो ये तो लाभ थे। तो पहला लाभ क्या है कि यदि शत्रु सेना घेराबंदी कर लेती थी तो खाद्य सामग्री की आपूर्ति बाहर से ना होने से आराम से अंदर ही हो जाती थी, क्योंकि किलेबंद क्षेत्रों में ही खाद्य सामग्री यानी अनाज रखा होता था। दूसरा, घेराबंदी के समय विशाल अन्नागार होते थे, तो अन्न भंडार, अन्नागार का अर्थ है अन्न भंडार, जिससे जनता को अनाज उपलब्ध हो जाता था। और तीसरा ये लाभ था कि शत्रुओं की सेना फसलें नष्ट नहीं कर पाती। अब इससे लाभ भी हैं तो कुछ हानियां भी हैं। अब उन्होंने कहा है कि इससे क्या हानियां, किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र होने से हानियां बताइए। तो कृषि क्षेत्र को किलेबंद क्षेत्र में रखने की व्यवस्था में अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती थी, यानी धन को अधिक खर्च करना पड़ता था। दूसरा, यदि शत्रु सेना किलेबंद क्षेत्र में यदि बाई चांस किलेबंद क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, यानी दरवाजा तोड़कर या दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश कर जाए, तो जो निश्चित क्षेत्र में जो खेतों में खड़ी फसलें होती थी उनको वह नष्ट कर देती थी। तो ये नुकसान था। और तीसरा नुकसान क्या था कि किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र होने से घेराबंदी के समय बाहर रहने वाले किसान खेतों में काम करने नहीं आ पाते थे, जिससे फसलें प्रभावित होती थी। तो बाहर के किसान अंदर उस समय प्रवेश नहीं कर पाते थे। तो इस वीडियो में बच्चों आज इतना ही। अगले वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य का शेष भाग लेकर आएंगे। हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।